हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुश्री में। दोस्तों, यूपीपीएससी प्रीलिम्स और यूपीपीएससी आरओ एम अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने जो अपना जो सब्जेक्ट शुरू किया हुआ है भारत की राज्य व्यवस्था में संविधान, उसी के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत में संसदीय प्रणाली। वो किस तरह की है आज हम वो देखेंगे और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये भारतीय संसद के अंतर्गत ही एक टॉपिक है। तो आज की क्लास है क्लास 16, टॉपिक है भारत में संसदीय प्रणाली। चलिए जानते हैं। सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली को कार्यपालिका और विधायिका के बीच के रिश्तों के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली में बांटा जा सकता है। संसदीय प्रणाली में कार्यकारी विधायिका के हिस्से होते हैं जो कानून को लागू करने और उसे बनाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है। संसदीय प्रणाली में राज्य का प्रमुख एक सम्राट या राष्ट्रपति या अध्यक्ष होता है, लेकिन ये दोनों ही पद नियमानुसार औपचारिक है। कैसे हैं? औपचारिक है। सरकार का प्रमुख, जिसे आमतौर पर प्रधानमंत्री कहा जाता है, वही वास्तविक प्रमुख होता है। इसलिए सभी वास्तविक कार्यकारिणी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। मंत्रिमंडल में कार्यकारिणी शक्तियां होने की वजह से संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार भी कहते हैं। अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय प्रणाली और अनुच्छेद 163 और 164 राज्य में संसदीय प्रणाली के बारे में है। संसदीय प्रणाली के तत्व और विशेषताएं देख लेते हैं एक बार। नाम मात्र का और वास्तविक प्रमुख राज्य का प्रमुख औपचारिक पद पर होता है और वह नाम मात्र का कार्यकारी होता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति। भारत में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और जो वास्तविक कार्यकारी होता है। यानी कि आपको पता है कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति का पद है वो एक औपचारिक पद है, लेकिन जो मेन पद है यानी कि जो कार्यकारी पद है वो है प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री किसके बिहाफ पे जो है सारे काम करते हैं, सारे डिसीजन लेते हैं? राष्ट्रपति के बिहाफ पे। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किए जाने की बात कहता है। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्त किए जाने की बात कहता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्री परिषद की अध्यक्षता करने वाले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उनके कार्य को करने में सहायता परामर्श देंगे। यानी कि अनुच्छेद 74 जो कहता है कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उनके कार्य को करने में सहायता परामर्श देंगे। कार्यकारिणी विधायिका का एक हिस्सा है। कार्यकारिणी विधायिका का हिस्सा है। भारत में किसी भी व्यक्ति को कार्यकारिणी का सदस्य बनने के लिए उसे संसद का सदस्य होना चाहिए। हालांकि संविधान में यह सुविधा प्रदान करता है कि अगर कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है तो उसे अधिकतम लगातार 6 माह की अवधि तक, अधिकतम कितने? 6 माह की अवधि तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको जो 2-3 चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं, इसमें से कई क्वेश्चन निकल के आ चुके हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर कोई जो है संसद का सदस्य नहीं है तो वो अधिकतम 6 माह की अवधि तक मंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। कितने माह की? 6 माह की। उसके बाद वह व्यक्ति मंत्री पद पर नहीं रह सकता। यदि वह 6 माह के अंदर संसद का सदस्य नहीं बनता है तो अगर वह बन जाता है तो वो 5 साल तक लगातार बना रहेगा मंत्री। बहुमत दल नियम। लोकसभा चुनाव में अधिकतम सीटों पर जीत दर्ज करने वाला दल सरकार बनाता है। भारत में राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। राष्ट्रपति इस नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं और बाकी के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। आप जानते होंगे कि जब कोई सरकार बनती है तो उसमें जो बहुमत दल का जो नेता होता है वो तो बनता है प्रधानमंत्री, और जो अन्य मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं। ठीक है। अगर किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो ऐसी स्थिति में अभी ऐसा भी तो हो जाता है ना कि किसी दल को बहुमत नहीं प्राप्त हो रहा, तो उसमें क्या करते हैं जानते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दलों के गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। यानी कि जो विभिन्न दल हैं वो एक गठबंधन बनाकर सरकार बना सकते हैं। सामूहिक जिम्मेदारी। मंत्रिपरिषद संसद के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। संसद का निचला सदन अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को बर्खास्त कर सकता है। जो निचला सदन होता है यानी कि जो लोकसभा की बात कर रहे हैं तो वो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। भारत में जब तक लोकसभा में बहुमत रहता है तभी तक सरकार रहती है, इसलिए लोकसभा के पास सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार होता है। सत्ता के केंद्र में प्रधानमंत्री। भारत में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होते हैं। वे सरकार, मंत्रिपरिषद और सत्तारूढ़ सरकार के प्रमुख होते हैं, इसलिए सरकार के कामकाज उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। संसदीय विपक्ष। संसद में कोई भी सरकार 100% बहुमत प्राप्त नहीं कर सकती। विपक्ष राजनीतिक कार्यकारी द्वारा अधिकार के मनमाने ढंग के उपयोग की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वतंत्र लोक सेवक सरकार को परामर्श देते हैं
और उनके फैसलों को लागू करते हैं। मेधा आधारित चयन प्रक्रिया के आधार पर लोक सेवकों की स्थायी नियुक्ति की जाती है। सरकार बदलने के बाद भी उनकी नौकरी की निरंतरता बनी रहती है। लोक सेवा कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निष्पादन में दक्षता सुनिश्चित करता है। 2 सदनों वाली विधायिका भारत समेत अधिकांश देश में संसदीय प्रणाली अपनाते हैं और वहाँ 2 सदनों वाली विधायिका है। इन सभी देशों के निचले सदन के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। निचला सदन सरकार के कार्यकाल पूरा होने पर बहुमत की कमी की वजह से सरकार न बना पाने की वजह से भंग किया जा सकता है। भारत में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकते हैं। यानी कि अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं तो वो सामूहिक जो है अगर चाहें तो उस प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। यानी कि अगर कुछ ये भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री त्याग पत्र देते हैं तो ये मान लीजिए कि सभी वो जो है सरकार उसमें जो सरकार है समाप्त हो गई है, जो तत्कालीन सरकार है उसकी समाप्ति हो चुकी है। और वो प्रधानमंत्री का अगर प्रधानमंत्री अपना इस्तीफ़ा देते हैं तो ये मान लीजिए कि सभी जो मंत्रिपरिषद है वो संयुक्त रूप से इस्तीफ़ा दे देते हैं, वो उनका भी इस्तीफ़ा माना जाता है। इस प्रणाली में कार्यकारिणी के सदस्यों को कार्यवाहियों, कार्यकारी बैठकों, नीति निर्माण आदि जैसे मामलों में गोपनीयता के सिद्धांत का पालन करना होगा। भारत में अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले मंत्री गोपनीयता की शपथ लेते हैं। जो भी कार्यालय में प्रवेश करेंगे मंत्री, जो नए मंत्री नियुक्त होते हैं, वो अपनी सबसे पहले क्या करते हैं, गोपनीयता की शपथ लेते हैं। संसदीय प्रणाली के लाभ। राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में संसदीय प्रणाली के निम्नलिखित लाभ हैं। क्या है देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के समूह का प्रतिनिधित्व सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून और नीति निर्माण में विभिन्न जातीय, नस्लीय, भाषाई और वैचारिक समूह को अपने विचार साझा करने का अवसर मुहैया कराता है। भारत जैसे देश में जहां विविधता का स्तर बहुत अधिक है, वहां समाज के विभिन्न वर्गों के लिए राजनीतिक स्थान उपलब्ध कराकर लोगों का जीवन सरल बनाता है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय कार्यकारिणी विधायिका का हिस्सा है। चूंकि सरकार को निचले सदन में सदस्यों का बहुमत प्राप्त होता है, विवादों और झगड़ों की प्रवृत्ति कम हो जाती है। यह सरकार के लिए संसद में कानून पारित कराना और उसे लागू कराना आसान बनाता है। अधिनायकवाद को रोकता है। संसदीय प्रणाली में एक ही व्यक्ति के पास सभी शक्तियों के बजाय शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है, जिससे अधिनायकवाद की प्रवृत्ति कम हो जाती है। संसद अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को हटा सकती है। इसकी प्रणाली के लाभ हम देख रहे हैं। जिम्मेदार सरकार संसदीय कार्यकारिणी गतिविधि की जांच कर सकती है, क्योंकि कार्यकारिणी संसद के लिए जिम्मेदार होती है। राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका के लिए जिम्मेदार नहीं होता। ठीक है। संसद के सदस्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रस्ताव ला सकते हैं और जनता के महत्व के मामलों पर चर्चा कर सकते हैं। ऐसे प्रावधान राष्ट्रपति प्रणाली में नहीं है। वैकल्पिक सरकार की उपलब्धता। संसद का निचला सदन लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है और उसे पारित कर सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। यूनाइटेड किंगडम में विपक्ष सरकार के मंत्रिमंडल के लिए छाया मंत्रिमंडल यानी कि शैडो कैबिनेट बनाता है, ताकि वे इस प्रकार की भूमिका निभाने के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों, आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था संसदीय प्रणाली, जिसमें हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति के बीच जो संबंध होता है वो किस तरह से काम करते हैं, कार्यकारिता किसके पास होती हैं, और ठीक है, और जो नाम मात्र का जो अधिकारी होता है वो कौन होता है। जैसे राष्ट्रपति नाम मात्र के पद पर होते हैं और जो मेन कार्यकारी होते हैं पद होता है वो प्रधानमंत्री महोदय का होता है हमारे देश भारत की अगर हम बात करें तो ऐसे विभिन्न देश हैं जहाँ द्विसदनात्मक प्रणाली है, कहीं पर एकल सदनात्मक प्रणाली है। हमारे देश में 2 सदनात्मक प्रणाली है, जैसे राज्यसभा और निचला सदन लोकसभा। तो आज के टॉपिक में ये था। उम्मीद करता हूँ कि आपको छोटा सा टॉपिक ये अच्छा लगा होगा। यहाँ से भी एक प्रश्न कभी कभी बन जाता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम आपको कुछ चीज़ें जो करा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट ही करा रहे हैं, और जल्दी आपको इनकी PDF मिल जाएगी। जल्दी टेलीग्राम चैनल हमारा बन जाएगा, और अभी कुछ चीज़ें इसमें हम कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग PDF आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और हमारी जो ये क्लास है इसको भी लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।